नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ हैं और आपकी अच्छी प्रिपरेशन दोस्तों चल रही होगी। हमारी विशेष सीरीज दोस्तों इसमें आपकी जरूर मदद कर रही होगी। यूनिट 2 की विशेष सीरीज दोस्तों हमारी चल रही है। इससे पहले हमने यूनिट 1 चलाई थी। आज हम यूनिट 2 के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है अभिक्षमता का मापन, अभिवृत्ति और अभिक्षमता में अंतर, यानी कि मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड एंड द डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, इससे प्रश्न आने की संभावना दोस्तों रहेगी। उत्तराखंड एलटी में दोस्तों इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखना, तभी जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जब आप मॉक टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपके सवाल सही होंगे दोस्तों। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जहाँ पर लिंक हमारा अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है दोस्तों, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको हमारी क्लास की रेगुलर अपडेट्स मिलेंगी। इसके अलावा मॉक टेस्ट एंड नोट्स की सुविधा भी वहाँ पर दी जा रही है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अभिक्षमता की माप, अभिक्षमता और अभिवृत्ति के बीच में अंतर। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं अभिक्षमता यानी कि एप्टीट्यूड क्या होता है। दोस्तों ये एक बहुत महत्वपूर्ण पद है जिसका अर्थ किसी खास विषय या क्षेत्र में ज्ञान, अभिरुचि, कौशलता आदि विकसित करने की क्षमता से इसका अर्थ होता है। यानी कि एक ऐसा इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका अर्थ है कि एबिलिटी टू डेवलप नॉलेज, इंटरेस्ट, स्किल इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और फील्ड। अगर आप किसी छात्र की अभिक्षमता को जान ले तो आसानी से उसके भविष्य में जो परफॉर्मेंस करेगा उसके बारे में आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसीलिए अभिक्षमता का मापन किया जाना अति आवश्यक हो जाता है। तो किसी छात्र की अभिक्षमता को जानकर शिक्षक आसानी से उसके भविष्य के निष्पादनों के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं। अब अभिक्षमता की दोस्तों कुछ डेफिनेशन है जिससे आपको अभिक्षमता के स्वरूप के बारे में पता लगेगा। कुछ यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रखी हैं जिनके आने की संभावना रहेगी। जैसे कि फ्रीमैन की डेफिनेशन है, उन गुणों के संयोग जिनसे कुछ विशिष्ट ज्ञान एवं संगठित अनुग्रहों के सेट की कौशलता, जैसे कोई भाषा बोलना, गायक बनना, यांत्रिक कार्य करना आदि को प्रशिक्षण के साथ सीखने की क्षमता का पता चलता है, उसी को अभिक्षमता कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके अलावा टुकमैन की डेफिनेशन है, क्षमताओं एवं अन्य गुणों चाहे जन्मजात हो या अर्जित हो, एक ऐसा सहयोग जिससे व्यक्ति में सीखने की क्षमता या किसी खास क्षेत्र में निपुणता विकसित करने की क्षमता का पता लगता है, उसको अभिक्षमता बोला जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इससे दोस्तों हमें अभिक्षमता के स्वरूप के बारे में पता लगेगा। तो सबसे पहले अभिक्षमता व्यक्ति के भीतर एक तरह की अंतःशक्ति होती है, यानी कि एक इनर स्ट्रेंथ है। तो अभिक्षमता व्यक्ति के भीतर एक तरह की इनर स्ट्रेंथ होती है। इसके अलावा ये जो अंतःशक्ति है दोस्तों, ये अर्जित भी हो सकती है, एक्वायर्ड भी हो सकती है और जन्मजात भी हो सकती है। इसके अलावा अभिक्षमता में किसी विशेष क्षेत्र में कौशल को सीखने की क्षमता होती है, इसलिए इसके आधार पर हम आसानी से पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि व्यक्ति उस क्षेत्र में भविष्य में कैसी परफॉर्मेंस करेगा। तो यहाँ से दोस्तों हमें अभिक्षमता के स्वरूप के बारे में पता चलता है। इसके अलावा जो सुपर हैं दोस्तों, मनोवैज्ञानिक हैं, इनके द्वारा अभिक्षमता की विशेषताएं क्या क्या है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इसमें होती है विशिष्टता, इसके अलावा एकात्मक रचना, सीखने में सुगमता और इसके अलावा स्थायीपन या स्थिरता, स्पेसिफिकेशन, यूनिटरी डिजाइन, ईज ऑफ लर्निंग एंड परमानेंस और स्टेबिलिटी। तो ये सुपर के अनुसार अभिक्षमता की विशेषताएं हैं। इसके बाद अब अभिक्षमता के कंपोनेंट की दोस्तों अगर हम बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ एप्टीट्यूड, तो ये दोस्तों इसके घटक हैं बुद्धि, इंटरेस्ट, इसके अलावा प्रोफेशनल एक्सीलेंस। तो ये दोस्तों आपके क्या हैं, अभिक्षमता के घटक हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे अभिक्षमता के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप ऑफ एप्टीट्यूड। देखिए जो एप्टीट्यूड है उसको डिफरेंट तरह से कैटेगराइज दोस्तों किया गया है। अब देखिए सबसे पहले होती हैं संवेदना अभियोग्यताएं, यानी कि सेंस एबिलिटीज। तो सेंस एबिलिटीज का मतलब ये है जैसे कि आपकी दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श, स्वाद, गंध, ठीक है, यहाँ पर एप्टीट्यूड। ठीक, क्योंकि जो एप्टीट्यूड है वो क्या है दोस्तों, किसी विशेष विषय या क्षेत्र में आपका स्पेशलिटी है। ठीक, तो संवेदना अभियोग्यताएं होती है, जैसे कि किसी की दृष्टि बहुत तेज है, ध्वनि, स्पर्श, स्वाद, गंध, ठीक है ना। इसके बाद फिर एक होती है मैकेनिकल अभियोग्यताएं, मैकेनिकल स्किल्स यू कैन से, जैसे कि बढ़ई है, बढ़ईगिरी में दक्षता। ठीक, इसके अलावा फिर कलात्मक अभियोग्यताएं होती है, जैसे कि संगीत, नृत्य, अभिनय, इसमें कोई किसी की दक्षता है। फिर इसके अलावा व्यावसायिक अभियोग्यताएं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे कि क्लर्क वर्क में या फिर वकालत संबंधी। इसके अलावा शैक्षिक अभियोग्यताएं, जैसे कि पढ़ना, लिखना, शिक्षण। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, अभिक्षमता को डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं।
अब बात आती है दोस्तों इसके मापन की। अभिक्षमता के मापन को कैसे दोस्तों हम समझेंगे, ठीक है। तो अभिक्षमता का जो मापन है वो मानक परीक्षणों के द्वारा किया जाता है, जो कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं, जो कि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए होते हैं। ऐसे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं, इसके द्वारा इनका मापन किया जाता है और ऐसे परीक्षणों को दोस्तों क्या कहते हैं, अभिक्षमता परीक्षण कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी अभिक्षमता परीक्षणों को दो विस्तृत भागों में दोस्तों बांटा गया है। एक होते हैं सामान्य अभिक्षमता परीक्षण और एक होते हैं विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट। अब जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होगा दोस्तों, जिसमें क्या होगा, सभी क्षेत्रों की अभिक्षमताओं का मापन एक साथ हो जाएगा, उसको हम सामान्य अभिक्षमता परीक्षण बोलेंगे। तो सामान्य अभिक्षमता परीक्षण वैसे परीक्षण को कहा जाता है जिसके द्वारा छात्रों की अभिक्षमता किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में नहीं बल्कि कई ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों में अभिक्षमताओं का मापन एक साथ हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जानेंगे। तो ऐसे अभिक्षमता परीक्षण को बहु अभिक्षमता परीक्षण माला भी कहा गया है, मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट भी दोस्तों इसको बोला जाता है, ठीक है। तो उसको ध्यान रखेंगे कि सामान्य अभिक्षमता परीक्षण या फिर बहु अभिक्षमता परीक्षण एक ही है। यहाँ पर आपका एक विशिष्ट क्षेत्र में नहीं, कई ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों में अभिक्षमताओं का मापन हो जाता है। इसमें दोस्तों जो प्रमुख जो आपके अभिक्षमता के परीक्षण है उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है विभेदी अभिक्षमता परीक्षण, DAT 1947 में दोस्तों आया था। ये बिनेट, सिशोर और वेस्टमिन के द्वारा दोस्तों ये परीक्षण बनाया गया था और इस परीक्षण में दोस्तों आपके 9 उप परीक्षण शामिल है। इस DAT के द्वारा दोस्तों आप 8वीं कक्षा तक के पुरुष छात्र और महिला छात्रों को 8 तरह की अभिक्षमताओं का दोस्तों आप मापन कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके द्वारा 8 तरह की एप्टीट्यूड का मेजरमेंट किया जाता है और इसमें दोस्तों 9 उप परीक्षण होते हैं और इसमें 8वीं कक्षा के जो छात्र और छात्राएं हैं उनका आप एप्टीट्यूड का मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो DAT है, DAT से जो आपकी अभिक्षमताएं मापन होती हैं उसको एक बार जरा सा देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें शाब्दिक चिंतन, जिसको कि वर्बल रीजनिंग बोलते हैं, VR, इसको आप मेजरमेंट कर सकते हैं। संख्यात्मक क्षमता, न्यूमेरिकल एबिलिटी, अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इसके बारे में, दैशिक संबंध, स्पेशल रिलेशनशिप, SR से बोलते हैं, यांत्रिक चिंतन, MR, मैकेनिकल रीजनिंग। इसके अलावा परसेप्चुअल स्पीड एंड एक्यूरेसी, PSA से दोस्तों इसको दिखाते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति और परिशुद्धता, वर्तनी, स्पेलिंग, SP, और इसके अलावा भाषा उपयोग, ठीक है, तो लैंग्वेज यूज। तो इन सभी क्षमताओं का मेजरमेंट किया जा सकता है या इनका अभिक्षमताओं का आप मेजरमेंट कर सकते हैं। तो 8 दोस्तों इसके अंदर है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन DAT के द्वारा इन 8 अभिक्षमताओं का मेजरमेंट किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसके अलावा जो DAT है इनका हिंदी भाषा में जो कन्वर्जन है या एडेप्टेशन है वो प्रोफेसर JM ओझा के द्वारा दोस्तों किया गया और जो कि मानसायन दिल्ली द्वारा प्रकाशित हुआ है। तो प्रोफेसर JM ओझा के द्वारा इसका हिंदी में एडेप्टेशन किया गया, यानी कि परिवर्तन किया गया। इसके बाद दोस्तों एक होता है सामान्य अभिक्षमता बैटरी परीक्षण, जिसको GATB बोलते हैं। इससे पहले DAT था, इसके बाद आता है सामान्य अभिक्षमता परीक्षण बैटरी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, GATB। 1962 अमेरिका में दोस्तों बना था। तो ये परीक्षण सैन्य सेवाओं के लिए अमेरिकन नियोजन सेवा द्वारा दोस्तों बनाया गया था। तो बेसिकली ये मिलिट्री सेवा के लिए दोस्तों बनाया गया था। और GATB में दोस्तों आपके क्या होता है, 9 अभिक्षमताओं का मापन होता है। जैसे कि DAT में 8 था, तो यहाँ पर 9 एप्टीट्यूड का दोस्तों मेजरमेंट हो जाएगा, ओके। और इसमें 12 परीक्षण होते हैं, ठीक है। 12 में से जो 8 परीक्षण होते हैं वो पेपर पेंसिल परीक्षण होते हैं। बाकी 4 परीक्षण ऐसे होते हैं जिसके लिए कोई ना कोई आपको इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो 8 टेस्ट इसमें से पेपर पेंसिल है, कुछ नहीं, पेपर और पेंसिल उठाओ आप उसको मेजरमेंट कर लेंगे। बाकी 4 के लिए आपको यहाँ पर इक्विपमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है, उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो कुल मिला के इसमें 12 परीक्षण होते हैं जिससे कि 9 अभिक्षमताओं का मापन होता है। तो GATB अभिक्षमता परीक्षण बैटरी में, यानी कि GATB जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी में दोस्तों आपकी जो 9 अभिक्षमताएं हैं वो यहाँ पर निम्नलिखित है। सबसे पहले देखिए बुद्धि, G, इंटेलिजेंस का दोस्तों होता है, ठीक है, वर्बल, शाब्दिक। इसके अलावा संख्यात्मक, न्यूमेरिकल, दैशिक, स्पैशियल, लिपिक, क्लरिकल परसेप्शन, ठीक है, क्रियात्मक समन्वय यानी कि मोटर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इसके अलावा अंगुली निपुणता, फिंगर डेक्सटेरिटी, ठीक है। इसके अलावा हस्त निपुणता, मैनुअल डेक्सटेरिटी, एंड इसके अलावा फॉर्म परसेप्शन यानी कि आकार प्रत्यक्षण। तो इस तरह की 9 जो अभिक्षमताएं हैं इनका मेजरमेंट GATB के द्वारा हो जाता है। इनको आप दोस्तों ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा फिर दोस्तों एक और
इंपॉर्टेंट परीक्षण है जो कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की श्रेणी में आता है, जिसको कि फ्लैनेगन अभिक्षमता परीक्षण के नाम से जानते हैं, FACT करके। तो इसके प्रतिपादक हैं फ्लैनेगन, अमेरिका से बिलोंग करते हैं। और इस परीक्षण में दोस्तों आपके 19 शाब्दिक व्यवसायी अभिवृत्तियों तथा 2 अशाब्दिक का मापन दोस्तों इसमें किया जाता है। तो इसमें 19 आपकी क्या होंगी, वर्बल प्रोफेशनल एटीट्यूड और 2 नॉन वर्बल, ठीक है, प्रोफेशनल एप्टीट्यूड का मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गए दोस्तों आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि अभी हमने पढ़े। तो इनसे हम दोस्तों हम क्या करते हैं, एक विशिष्ट क्षेत्र में नहीं, कई विशिष्ट क्षेत्रों में अभिक्षमताओं का दोस्तों हम मापन करते हैं। अब इसके बाद आएगा विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण, यानी कि जहां पर आपके स्पेसिफिक किसी विशिष्ट क्षेत्र का ही दोस्तों मापन किया जाता है इनकी मदद से, ठीक है। तो इसको हम स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। तो विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण वो है जिसके द्वारा किसी एक ही तरह की अभिक्षमता का माप की जा सकती है। तो ऐसे परीक्षणों को एक कारक अभिक्षमता परीक्षण बोला जाता है। तो जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मिनीसोटा मैकेनिकल असेंबली टेस्ट, ठीक है, MMAT। तो इस परीक्षण में को यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण भी बोलते हैं। ये यांत्रिक अभिक्षमता को दोस्तों मापता है और इसे मिनीसोटा विश्वविद्यालय में 1930 में बनाया गया था। तो बेसिकली इसकी मदद से क्या करते हैं आप, केवल और केवल यांत्रिक अभिक्षमता को ही मेजर कर पाते हैं, यानी कि मोटर एप्टीट्यूड को ही दोस्तों इसको इससे मेजर, या मैकेनिकल एप्टीट्यूड को ही इससे आप मेजरमेंट कर पाते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगला है वो है SRA मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक। तो ये परीक्षण भी एक तरह की यांत्रिक अभिक्षमता को ही मापता है और इस परीक्षण में आपके 3 उप परीक्षण हैं जो कि यांत्रिक अभिक्षमता के ही 3 विभिन्न पहलुओं को मापते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये SRA मैकेनिकल एप्टीट्यूड्स में जनरली क्या होंगे कि 3 उप परीक्षण आ जाएंगे, सब टेस्ट आ जाएंगे, और ये मैकेनिकल एप्टीट्यूड के 3 एस्पेक्ट्स को ही दोस्तों मापता है जो कि तीनों के तीनों आपके मैकेनिकल एप्टीट्यूड से ही रिलेटेड होते हैं। इसके बाद आता है शिशोर मेजर ऑफ म्यूजिकल टैलेंट टेस्ट, ठीक। तो ये भी दोस्तों आपका एक ऐसा टेस्ट है जो कि छात्रों की संगीत अभिक्षमता को मापने के लिए यूज होता है और ये संगीत क्षमता को मापने वाला भी पहला परीक्षण है, ठीक है। तो इस टेस्ट के द्वारा दोस्तों जो आपके चौथे वर्ग के छात्रों के या से कॉलेज तक के छात्रों की संगीत अभिक्षमता का मापन होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट है वो क्लास 4th से लेके कॉलेज तक पढ़ रहा है तो उन तक के जो छात्र हैं उन सबकी संगीत अभिक्षमता का मापन हो जाता है, ठीक है। तो शिशोर मेजर ऑफ म्यूजिकल टैलेंट टेस्ट, तो ये आपकी संगीत अभिक्षमता को मापता है, यानी कि म्यूजिक में कितना एप्टीट्यूड है, ठीक है। इसके अलावा फिर एक है ड्रेक म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें भी संगीत अभिक्षमता को ही मेजरमेंट किया जाता है और यहाँ पर इसके 2 पहलुओं का मेजरमेंट होता है। एक तो है संगीत स्मृति म्यूजिकल मेमोरी और इसके अलावा रिदम यानी कि लय की माप, ठीक है। तो रिदम की दोस्तों मेजरमेंट करता है। तो इसका प्रयोग होता है 8 वर्ष या इससे ऊपर की आयु के छात्रों पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो उसको बोलते हैं ड्रेक म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके बाद अगला आता है डिट्रॉइट क्लैरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक। तो डिट्रॉइड यानी कि लिपिक अभिक्षमता को मापने के लिए भी दोस्तों एक आपका एक बहुत प्रमुख परीक्षण है और इसके द्वारा दोस्तों लिपिक अभिक्षमता के कई सारे पहलुओं का मापन होता है, जैसे कि उनके हस्तलेखन, क्रियात्मक गति, स्पीड और एक्यूरेसी, ओके, हैंडराइटिंग। इसके अलावा साधारण अंगणित यानी कि सिंपल अर्थमेटिक कितनी अच्छी है, कमर्शियल कितनी अच्छी है यानी कि वाणिज्यिक, इसके अलावा बिजनेस टर्म्स का कितना ज्ञान है, ओके। इसके अलावा एग्जामाइन करना, ठीक है, और अनुवर्णिक क्रम में सजाना यानी कि सीक्वेंस में सजाना। तो ये दोस्तों आपका किस में आता है, डिट्रॉइट क्लैरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो बेसिकली लिपिक अभिक्षमता को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ओके। इसके बाद फिर एक आता है जनरल क्लैरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, ओके। ये भी दोस्तों क्या है, लिपिक अभिक्षमता को मापने का परीक्षण है और इसमें लिपिक अभिक्षमता के कई सारे एस्पेक्ट्स को मेजर किया जाता है, जैसे कि फिर वही अंकगणितीय समस्या, हिज्जे, शब्द का अर्थ, भाषा प्रयोग, ठीक है, जिसमें व्याकरण भी सम्मिलित होता है और इसके अलावा पढ़कर समझना, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रॉब्लम हो गई, स्पेलिंग हिज्जे, इसके बाद वर्ड मीनिंग, शब्द का अर्थ, भाषा प्रयोग, ठीक है, और इसके अलावा पढ़कर समझना यानी कि कॉम्प्रिहेंशन को पकड़ना, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद फिर एक आता है साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, SATC। अब इस परीक्षण को बिहार में स्वर्गीय AK सिन्हा एवं स्वर्गीय LK सिन्हा के द्वारा निर्मित किया गया।
और इस परीक्षण के द्वारा कॉलेज के छात्रों की वैज्ञानिक अभिक्षमता को मेजरमेंट किया जाता है, यानी कि साइंटिस्ट एप्टीट्यूड को मेजर किया जाता है, साइंटिफिक एप्टीट्यूड को मेजरमेंट किया जाता है, SATC। ओके, तो ये तो थे दोस्तों अभी तक अभिक्षमता के मापने के प्रकार। तो जितने भी सारे टेस्ट हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों, इनको अपने याद करना है क्योंकि इनसे संबंधित आपके प्रश्न आ सकते हैं। अब दोस्तों हम जानेंगे कि भैया एटीट्यूड क्या है, ठीक है, अभिवृत्ति क्या है। तो अभिवृत्ति शब्द की उत्पत्ति दोस्तों लैटिन भाषा के एप्टस से हुई, जिसका अर्थ होता है योग्यता या फिर सुविधा। अब दोस्तों यहाँ पर ड्रेवर के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है, बेसिकली क्या है, व्यवहार को एक दिशा प्रदान करने वाली प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक तत्परता का नाम ही अभिवृत्ति है। द वर्ल्ड एप्टीट्यूड originated attitude, this is not aptitude, this is attitude, originated from the Latin words aptus and which mean ability and facility। तो अब दोस्तों हम बात करेंगे अभिवृत्ति के अर्थ के बारे में। अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड का अर्थ क्या है दोस्तों, जो व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है, जो कि किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति व्यक्त किया जाता है। अब ये जो दृष्टिकोण है दोस्तों आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आपका पॉजिटिव है तो हम उसके बोलेंगे कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, और अगर आपका ये दृष्टिकोण नेगेटिव होगा तो हम बोलेंगे कि आपका नेगेटिव एटीट्यूड है, यानी कि नकारात्मक दृष्टिकोण है। तो अभिवृत्ति का तात्पर्य सीधे सीधा है कि व्यक्ति का दृष्टिकोण है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति वो व्यक्त किया जाता है। इसको सामान्य अर्थों में समझ सकते हैं। इसके अलावा थर्स्टन हिन के द्वारा डेफिनेशन दी गई कि कुछ मनोवैज्ञानिक पदार्थों से संबंधित नकारात्मक या सकारात्मक प्रभावों की मात्रा ही अभिवृत्ति कहलाती है, यानी कि द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स रिलेटेड टू सम साइकोलॉजिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड एटीट्यूड। इसके अलावा ट्रेवर्स की जो डेफिनेशन है, व्यवहार को एक दिशा प्रदान करने वाली प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक तत्परता ही अभिवृत्ति कहलाती है। तो यहाँ से आपको समझ में आता है दोस्तों कि जो एटीट्यूड है वो आपका किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या फिर किसी स्थान के प्रति जो आपका जो दृष्टिकोण है उसको दोस्तों यहाँ पर ये दर्शाता है। तो अभिवृत्ति दोस्तों को हम डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग टाइप से दोस्तों उसको डिवाइड किया सकता है। जैसे कि एक होती है भावात्मक या फिर सकारात्मक अभिवृत्ति। तो भावात्मक या फिर सकारात्मक अभिवृत्ति यानी कि जैसे कि आप किसी में विश्वास रखना, किसी को पसंद करना, उत्तरदायित्व व उद्देश्ययुक्त होना, खुलापन होना, विनोदी होना, ठीक है, बीइंग ह्यूमरस, ये सभी दोस्तों आपके क्या हैं, पॉजिटिव एप्टीट्यूड के उदाहरण है, एटीट्यूड के, ठीक है ना। नकारात्मक अभिवृत्ति किसी से दूर भागना, उस पर विश्वास न रखना, अविश्वास करना, ये सभी दोस्तों आपके क्या है, नकारात्मक अभिवृत्ति के उदाहरण है। इसके बाद अब दो गौण प्रकार हैं इसके, हम अलग अलग तरह से दोस्तों एटीट्यूड को कैटेगराइज कर रहे हैं। एक होती है सामान्य अभिवृत्ति यानी कि जनरल एटीट्यूड। जनरल एटीट्यूड में क्या होता है, सभी के प्रति प्रेम या फिर सभी के प्रति घृणा का भाव, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सामान्य एटीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद एक होती है विशिष्ट अभिवृत्ति, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आप घृणा या फिर प्रेम का भाव रखते हैं तो उसको हम विशिष्ट एटीट्यूड या फिर स्पेसिफिक एटीट्यूड बोलेंगे। तो इस आधार पर भी दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, एटीट्यूड को कैटेगराइज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि एटीट्यूड की विशेषताएं क्या क्या है। तो देखिए, अभिवृत्ति की जब हम बात करते हैं यानी कि एटीट्यूड की, तो दोस्तों ये अनुभव के आधार पर अर्जित होती है, यानी कि इट इज एक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, इसके अलावा एटीट्यूड इज एक्सप्रेस इन टू डायरेक्शन। एटीट्यूड को आप हमेशा क्या कर सकते हैं, दो दिशाओं में व्यक्त कर सकते हैं, यानी पक्ष विपक्ष दो दिशाओं में इसको व्यक्त किया जा सकता है। इसके अलावा अभिवृत्ति का जो संबंध होता है व्यक्ति के भाव तथा संवेगों से होता है, ठीक है, यानी कि एटीट्यूड इज रिलेटेड टू फीलिंग्स एंड इमोशन ऑफ अ पर्सन। इसके अलावा अभिवृत्ति सदैव परिवर्तनशील होती है, यानी कि इसमें परिवर्तन होते हैं, तो एटीट्यूड इज ऑलवेज चेंजिंग। इसके अलावा अभिवृत्ति पर वातावरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, यानी कि एटीट्यूड हैज अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस, ठीक, बाय एनवायरनमेंट, या एनवायरनमेंट हैज अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन एटीट्यूड। इसके अलावा अभिवृत्ति मन की एक अवस्था है, ठीक, यानी कि एटीट्यूड इज अ स्टेट ऑफ माइंड। अभिवृत्ति विचारों का पुंज है, यानी कि एटीट्यूड इज अ सेट ऑफ थॉट्स। और इसके अलावा अभिवृत्ति में विश्वास और मूल्य का पक्ष निहित होता है, यानी कि एस्पेक्ट्स ऑफ बिलीव एंड वैल्यूज इनहेरेंट इन एटीट्यूड। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि कैसे हम अभिवृत्ति का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, अभिवृत्ति का मापन के लिए 1957 में सर्वप्रथम जो थर्स्टन थे उन्होंने 1927 में एक युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि का निर्माण किया था। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेयर्ड कंपैरेटिव डिसीजन मेथड 1927। तो ये थर्स्टन के द्वारा दोस्तों बनाया गया था और इससे एटीट्यूड का मेजरमेंट होता है।
इसके अलावा 1929 में थर्स्टन व चेव, इन्होंने समदृष्टि अंतर विधि का विकास किया, अनुक्रमिक अंतराल विधि भी जिसको बुलाता है, तो इसका दोस्तों इन्होंने विकास किया। तो इससे भी क्या होता है, एटीट्यूड का मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट इंटरवल मेथड या फिर सिक्वेंशियल इंटरवल मेथड इसको बोलते हैं। उसके बाद 1932 में लिकर्ट योग निर्धारण विधि, तो लिकर्ट सम डिटर्मिनेशन मेथड ये 1932 में आई थी और ये लिकर्ट के द्वारा दोस्तों इसको बनाया गया था। इसके बाद 1937 में सफीर क्रमबद्ध अंतर विधि, सफीर ऑर्डर डिफरेंस मेथड, तो ये सारी की सारी जो मेथड है दोस्तों ये अभिवृत्ति के मापन के लिए। इसके अलावा 1945 में गटमैन स्केलोग्राम विधि है। ठीक है, स्केलोग्राम विधि ये दोस्तों ये आपका पहले भी पूछा जा चुका है कि किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, तो ये एटीट्यूड के मेजरमेंट के लिए विधि 1945 में गटमैन के द्वारा बनाई गई थी। 1948 में दोस्तों ये भेद बोधक मापनी विधि है जो कि एडवर्ड्स और किलपैट्रिक के द्वारा बनाई गई डिस्क्रिमिनेंट स्केल मेथड। ठीक है, तो एडवर्ड एंड किलपैट्रिक। इसके अलावा ऑसगुड ने सिमेंटिक डिफरेंशियल विधि, ठीक है, इस प्रकार की मापनी का निर्माण किया। इसके अलावा रेमर्स मास्टर प्रकार मापनी का निर्माण किया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो ऑसगुड ने सिमेंटिक डिफरेंशियल विधि और रेमर्स मास्टर प्रकार की मापनी का दोस्तों इन्होंने निर्माण किया था। इसके अलावा जो बोगार्ड्स है उन्होंने 1945 में सामाजिक अंतर मापनी इसका दोस्तों निर्माण किया था। ठीक है, सामाजिक दूरी की मापनी का भी निर्माण किया गया था। तो ये भी किसके व्यक्ति के एटीट्यूड को दिखाता है। इसके बाद दोस्तों अभिवृत्ति स्पेशल, देखिए पूर्वाग्रह अभिवृत्ति का ही एक रूप है। ये दोस्तों हमेशा क्या होता है, नकारात्मक होता है। यानी कि दोस्तों अगर हम किसी तरह का पूर्वाग्रह रखते हैं तो भी दोस्तों ये एटीट्यूड का रूप है और ये दोस्तों हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। अभिवृत्ति की दोस्तों हमेशा 3 विमाएं होती हैं, कॉग्निशन, फीलिंग एंड बिहेवियरल, इनको ABC घटक भी बोला जाता है। तो कॉग्निशन यानी कि संज्ञान, भाव और व्यवहार प्रवृत्ति, ये कुछ स्पेशल है जिसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गुणारोपण यानी कि एट्रीब्यूशन, ये क्या, इसका क्या अर्थ है, तो लक्ष्य के व्यवहार के लिए कारण देना, इसी को हम क्या बोलते हैं, गुणारोपण बोलते हैं। इसके बाद प्रासामाजिक व्यवहार, व्यक्ति के जिस व्यवहार से दूसरों को लाभ पहुंचे या समाज में दोस्तों को वांछनीय हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रासामाजिक व्यवहार बोलते हैं। ठीक है, तो प्रो सोशल बिहेवियर इसको बोला जाता है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे कि भाई अभिक्षमता और अभिवृत्ति के बीच में क्या अंतर है। तो देखिए यहाँ पर कुछ अंतर है जिसके बारे में दोस्तों आपको बहुत आसानी से इसमें डिफरेंस पता लग जाएगा। सो पहले हम बात करेंगे अभिवृत्ति। तो अभिवृत्ति का तात्पर्य क्या होता है, किसी विशेष स्थिति, व्यक्ति, वस्तु या किसी मुद्दे पर मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया से है, आपके दृष्टिकोण से है। तो ये दृष्टिकोण सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। और अभिक्षमता क्या है, यह एक निश्चित स्तर पर एक निश्चित प्रकार का कार्य करने की योग्यता का एक घटक है। इसके अलावा यह चरित्र व गुणों से जुड़ा हुआ है। अभिवृत्ति ये आपकी प्रतिभा से जुड़ा हुआ है। अभिवृत्ति एक मानसिक पहलू है, अभिक्षमता शारीरिक और मानसिक दोनों हो सकती है। इसके अलावा अभिवृत्ति की हम बात करें तो ये दोस्तों आपकी अपेक्षाकृत काफी समय तक स्थायी होती है। ठीक है, हालांकि यदि आधुनिक समाज में कोई अभिवृत्ति अवांछनीय है तो उसे तदनुसार बदला जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि सरकार विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन पे सफलता के लिए नागरिकों की अभिवृत्ति को बदलने की कोशिश कर रही है। तो जरूरी नहीं कि आपका जो एटीट्यूड है वो हमेशा सही हो। जो आपका एटीट्यूड है अगर वो समाज के अकॉर्डिंग नहीं है, अवांछनीय है, तो फिर उसको बदला जाना आवश्यक होता है। इसके अलावा जो अभिक्षमता है इसे भी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से बदला और विकसित किया जा सकता है। इसके बाद अभिवृत्ति किसी विशेष मुद्दे या विषय पर किसी व्यक्ति की भावनाएं, राय या दृष्टिकोण को दर्शाती है। इसके अलावा जो अभिक्षमता है किसी व्यक्ति की ज्ञान, योग्यताएं और कौशल प्राप्त करने की क्षमता को दिखाती है। तो अभिवृत्ति आपके चरित्र या आचरण से संबंधित है और ये आपकी सीखने की चपलता या फिर संज्ञानात्मक क्षमता से संबंधित होती है। अभिवृत्ति किसी वस्तु के व्यक्तिगत मूल्यांकन से संबंधित जिसमें प्रभावी, व्यवहारिक और संज्ञानात्मक घटक होते हैं, जबकि अभिक्षमता कौशल सीखने और ज्ञान अर्जित करने की गति और सटीकता से संबंधित होता है। इसके अलावा जो अभिवृत्ति है वो किसी व्यक्ति के अनुभव, मूल्यों और विश्वासों और पर्यावरण या आनुवंशिक कार्यों के आधार पर आकार इसको दिया जाता है और आमतौर पर ये किसी निश्चित क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने की जन्मजात क्षमता होती है। इसके अलावा ये एक्वायर्ड भी हो सकती है। तो ये थे दोस्तों हमारे अभिक्षमता का टॉपिक, अभिक्षमता की माप, अभिक्षमता और अभिवृत्ति के बीच में अंतर। आई होप कि दोस्तों आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।